भगवान का, हिंदू देवी देवताओं का इनकी उपासना करते आ रहे हैं। हमारे बीच में आज उनके पैटर्न, वर्ल्ड गिरमिटिया ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न श्री चंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं। श्री चंद्र प्रकाश जी ने गाय के ऊपर एक बड़ी विलक्षण पुस्तक अभी तैयार करवाई है। चंद्र प्रकाश जी लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यक्ति हैं। यूनिवर्सल बुक सेलर्स के नाम से आप, जब हम लोग पढ़ते थे तब से आप ही की किताब की दुकानों से पुस्तक मिलती थी, तो आप मुख्यमंत्री जी को पुस्तक भेंट करें। आप गिरमिटिया लोगों के बारे में कुछ आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे। समय सीमित है, कार्यक्रम तेज गति से चलाना है। अभिभावकों और बच्चों की अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी को सुनना। मुख्यमंत्री जी का संभाषण ओज से भरा हुआ, तेजस्विता से भरा हुआ और उत्साहवर्धन करने वाला। आपके व्यक्तित्व से ही अमृत महोत्सव वर्ष में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया हमारे सभी भैया बहनों, अभिभावकों और हॉल में उपस्थित विभिन्न सेना के अधिकारियों, शिक्षाविद, डॉक्टर, समाज के लोगों को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विद्या भारती के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संघटक सम्मानित श्री त्रिमुख जी, मेजर जनरल NB सिंह जी, प्रोफेसर MLB भट्ट जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, विद्या भारती से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले वीर सेनानियों के शौर्य गाथा को लेकर के विद्या भारती के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए विद्या भारती परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे अभियान की सराहना करता हूं और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अभी आपने मेजर जनरल सुधाकर जी को सुना है। देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत के सैनिकों का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया स्वीकार करती है। सम और विषम परिस्थितियों में देश के लिए और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का उनका जज्बा न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी को भी एक नई दिशा देती है। और यह कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विद्या भारती का शुभारंभ 1952 में गोरखपुर में ही हुआ था। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से इसका शुभारंभ होता है और आज देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में हजारों की संख्या में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कारवान शिक्षा का केंद्र बिंदु बनकर के विद्या भारती और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं
देश के अंदर वर्तमान पीढ़ी को खड़ा करने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से अमृत महोत्सव वर्ष में विद्या भारती इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है कि हम आज़ादी के अपने अमर बलिदानियों को और आज़ाद भारत में देश की स्वाधीनता को अक्षुण्य बनाए रखने वाले अपने वीर सैनिकों को हम सम्मान दे सकें, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। यह प्रत्येक नागरिक के मन में देश की आज़ादी के प्रति एक नया जज्बा भी पैदा करता है। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। यह देश जब 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका होगा, हम आने वाली पीढ़ी को यह बताने की स्थिति में होंगे कि देश जब अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय क्या कार्यक्रम देश के अंदर हुए थे और क्या संकल्प पूरे देशवासियों ने लिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष को अमृत काल के रूप में पूरे देश को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश वही है, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ देश के लोगों के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में कैसा नया विश्वास जागृत होता है, आज इस देश के अंदर वह देखने को मिल रहा है। सरकारें कैसे संवेदनशील होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य करे, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए। और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हर एक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है। और मुझे लगता है कि इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को उसी एक रूप में लेकर के देखा है। आज जब देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है, अभी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का सफल कार्यकाल का एक भव्य आयोजन होगा। इन 8 वर्षों में आप देखेंगे कि कैसे 70 वर्षों तक यह देश कहां रेंगता रहा और इन 8 वर्षों में किन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 8 वर्षों में हर एक नागरिक के घर में, हम हर एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर सके,
10 करोड़ ऐसे शौचालय उन गरीबों के घर में बनाने का कार्य हुआ। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाए। 8 करोड़ परिवारों के घर में स्वस्थ ईंधन देने के लिए एलपीजी के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए जाएं। 4 करोड़ घरों को जो आजादी के बाद से कभी भी जिन्होंने विद्युत क्या होती है, उसकी लाइट का एहसास क्या होता है, इसको नहीं देखा था, आजादी के 70 वर्षों के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हो पाया। इस देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन की जड़ें कहां पर हैं, अलगाववाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की जड़ें कहां पर हैं, इस पर प्रहार होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य रहा हो, या फिर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी लड़कर के काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। अगर देश की आवश्यकता है और देश से उग्रवाद सदैव के लिए समाप्त होना है, तो कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। एक दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जहां देखने को मिला, वहीं देश की आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम भी आज देश सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो लोग कहते थे ये कार्य करेंगे तो दंगा हो जाएगा, सांप्रदायिक विभाजन हो जाएगा, हम अभिनंदन करेंगे उन सभी पक्षों का जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में लिया, और सभी पक्षों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया, क्योंकि वह सच था। और उस सच्चाई को सभी पक्षों ने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के रूप में लिया है। और यही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब भारत 135 करोड़ की आबादी का भारत बोलता है, उसकी अपनी एक ताकत दुनिया के सामने एक नई धमक के रूप में आती है। जब भारत विभाजित होकर के बोलता है, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य वादों में विभाजित होता है, तो अखंडित आवाज हमारी आवाज को दबाने का कार्य करता है। और इसलिए एक स्वर से पूरे भारत को बोलने की आवश्यकता है। और आजादी का अमृतकाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उसी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि अनेक चुनौतियों से जूझते हुए अभी विगत 2 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। और मुझे लगता है कि अकेले भारत का नेतृत्व ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कोरोना कालखंड में पहले दिन से लेकर के लगातार अब तक पूरे देश को निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, और विपरीत परिस्थितियों में सामने खड़े होकर के परिणाम की चिंता किए बगैर जनता के साथ उनके सुख दुख में सहभागी बनने का कार्य भी कर रहे हैं। पहली बार हुआ है, ये देश आजाद 1947 में हुआ, लेकिन पहली बार हुआ किसी महामारी का 9 महीने के अंदर वैक्सीन बनकर के तैयार हो गया। नहीं तो दुनिया के अंदर जब वैक्सीन समाप्त हो जाता था, बीमारी समाप्त हो जाती थी, तब भारत के अंदर वैक्सीन पहुंचता था। किसी महामारी के अंदर बीमारी से कम, लेकिन बीमारी के बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता था, उसके रूप में ज्यादा मौतें होती थी। यानी महामारी के बाद भूखमरी से ज्यादा मौतें होती थी। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 2 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, यह सरकार की संवेदनशीलता का ही उत्कृष्ट उदाहरण है। हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देना है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश को उपलब्ध करा देना, इस भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के नागरिकों के प्रति बिना भेदभाव के वैक्सीन देने में कोई जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं देखा गया। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, फ्री टेस्ट,
फ्री उपचार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन। और उस कालखंड में भी यह देखने को मिला, कोरोना के कारण सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे। क्या अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, क्या शिक्षा का क्षेत्र हो, क्या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया। अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की जान को बचाना है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स लगातार इसके लिए कार्य करते रहे। देश का नेतृत्व लगातार इसके लिए प्रोत्साहित करता रहा। परिणाम हम सबके सामने है कि भारत ने दुनिया के अंदर बेहतरीन परिणाम दिए। लेकिन कोरोना कालखंड में शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्रों में से एक था। और उस कालखंड में इस आवश्यकता की पूर्ति कैसी हो, ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाने का जो कार्य भारत सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किए। देश ने देखा है आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की आवश्यकता सरकार उपलब्ध करा रही है, उसका आविष्कार करके उसे उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से विद्या भारती ने भी अपने आप को जोड़ करके 40 लाख विद्यार्थियों को इस योजना, इस सेवा के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमें तकनीक से नहीं भागना है, हमें रूढ़िवाद